क्या एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया है? क्या लाखों लोग रोज़ाना एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या डॉक्टर भी कुछ इसमें शामिल हैं जो गलत एंटीबायोटिक दे रहे हैं? आज हम ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंकुश साहब मौजूद हैं जो रोज़ाना माइक्रोसॉफ्ट के नीचे से उन चीज़ों को देखते हैं जो आम आदमी नहीं देख पाता। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या चीज़? देखिए, माइक्रोबायोलॉजी मतलब वो ब्रांच या वो स्टडी जिसमें हम माइक्रोफ्लोरा, जो छोटे-छोटे आँखों से ना दिखने वाले ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट, इनसे रिलेट करते हैं। अब बेसिकली इम्पोर्टेंट कैसे हैं हमारे लिए? अगर हम देखें तो हमारी बीमारियों में, मानव को लगने वाली बीमारियों में एक बहुत मेजर पोर्शन इन्फेक्शियस डिसीज का होता है और कम मेजर पोर्शन नॉन इन्फेक्शियस का होता है। तो जो वो मेजर पोर्शन इन्फेक्शियस डिसीज का होता है, वो इन्फेक्शियस डिसीजेस आइदर या तो बैक्टीरिया से होती हैं या वायरस से होती हैं, पैरासाइट से होती हैं या फंगस से होती हैं। तो आज की तारीख में अगर मैं ये बात करूं और ऊपर से होने के बाद ये उन दवाओं से रेजिस्टेंट हो जाती हैं जो दवाएं इन पे काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम लोग ये बताते हैं कि इस मरीज में या इस पर्सन में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो किससे हुआ है, नंबर एक बात, किस बैक्टीरिया से, किस वायरस से, किस फंगस से या किस पैरासाइट से। दूसरी चीज, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो उसमें काम कर सकती है। तो इसको आप कहते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। तो माइक्रोबायोलॉजी जितने भी माइक्रोब से संबंधित चीजें हैं उन पर बात करती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने जो एंटीबायोटिक को बनाया था, आज उसका मिसयूज़ कितना हो रहा है? देखिए, अगर हम देखें, अलेक्जेंडर साहब ने जब ये एंटीबायोटिक बनाई थी 1940 में लगभग उन्होंने बनाई, तो उस वक्त में ये स्थिति थी कि किसी मरीज को कॉलरा होता था, निमोनिया होता था और वो मर जाता था। क्यों? क्योंकि कोई भी दवा ऐसी नहीं थी जो उस बैक्टीरिया को मार सके। कई बार पूरे-पूरे गाँव साफ हो जाते थे, जिसे हम महामारी कह देते थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन बनाई और हमको ये लगा, एकाएक हम ये महसूस हुआ हमको कि अब हमने इस सब बीमारियों पर निजात पा ली है और हम इन सब बीमारियों को रोक पाने में सक्षम थे। लेकिन कहीं न कहीं आज की तारीख में हम वो झूठे साबित हो रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक का रोल क्या होता है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब ये सिनोनिमस है एंटीबैक्टीरियल से। सिनोनिमस एंटीबैक्टीरियल से मतलब ऐसी दवा, ऐसा केमिकल जो किसी बैक्टीरिया को मार सके, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो क्या ये अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देगा? बिल्कुल, वो उसमें पहचानने की ये ताकत नहीं है कि वो अच्छे को मार रहा है, बुरे को मार रहा है, वो बस बैक्टीरिया को मार रहा है। सर अच्छे जब बैक्टीरिया मर जाएँगे, ठीक है, तो पेशेंट के अंदर वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी सही होने की और एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा, तो उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो हमें इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म को समझने की ज़रूरत है। होता क्या है कि हम एंटीबैक्टीरियल क्यों लेते हैं? एंटीबैक्टीरियल हम लेते हैं, जो गंदा, जो अनफ्रेंडली, जो दुश्मन बैक्टीरिया है, उस दुश्मन बैक्टीरिया को हमें मारना है। अब हमारी बॉडी में दुश्मन बैक्टीरिया के साथ-साथ एक मित्र बैक्टीरिया भी मौजूद है, जिसे हम फ्रेंडली बैक्टीरिया, जिसे कोलोनाइज़ेशन या नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारी पूरी-पूरी गट उस फ्लोरा से भरी हुई है और आज की तारीख में ये बहुत अच्छे से सिद्ध हो चुका है कि ये जो माइक्रोबायोम है हमारा, इसको माइक्रोबायोम भी कहते हैं। ये माइक्रोबायोम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल है। तो हमारा एंटीबायोटिक लेने से जो दुश्मन बैक्टीरिया खत्म हो रहा है, इसके साथ-साथ दोस्त बैक्टीरिया भी जा रहा है। तो हमें एंटीबायोटिक लेते वक़्त ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि अननेसेसरली हम एंटीबायोटिक का अच्छा सर, अच्छे बैक्टीरिया अगर मर जाएँगे तो उससे नुकसान क्या-क्या हो बॉडी को? देखिए, अगर अच्छे बैक्टीरिया मर गए, तो हमारा पूरा गैस्ट्रिक सिस्टम फ़ेल हो जाएगा।
वो गैस्ट्रिक सिस्टम में हमारा पाचन जो शक्ति है, वो पाचन जो क्रिया है, वो कहीं न कहीं कॉन्स्टिपेशन होंगे, वो कहीं न कहीं डायरिया होंगे। हमारी वो जो माइक्रोबायोटा है वो इम्यून मैकेनिज़्म बहुत सारे हमारी फंक्शनिंग्स हैं, उन फंक्शनिंग में वो काम करता है। अच्छा, आपसे जो बात हो रही थी मेरी, तो आप कह रहे थे कि बैक्टीरिया ने अपना जो रूप है वो बदलना शुरू कर दिया, चेंज करना शुरू कर दिया। ऐसे में उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? देखिए, अब वही बात है कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सामने बल आई, तो उस समय उस बैक्टीरिया को उन्होंने मार दिया। उस एंटीबायोटिक ने उसने मार दिया। धीरे-धीरे वो काम करनी बंद कर दी। तो क्यों करनी बंद कर दी? क्योंकि बैक्टीरिया ने अपने रूप को बदल लिया। बैक्टीरिया भी क्या है? बैक्टीरिया भी एक तरीके से हमारी तरह जैसे हम समय के अनुसार, समाज के अनुसार अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, अपने आप को बदलते हैं, ऐसी बैक्टीरिया के अंदर भी ये शक्ति है क्योंकि वो भी प्रकृति का एक अंग है, वो अपने आप को बदलती है। इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और वो म्यूटेशन क्यों होता है? वो म्यूटेशन होने की वजह केवल यही है कि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट जब दे दिया जाता है कि लगातार एंटीबायोटिक दी जा रही है, लगातार एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो वो अपने आप को उससे बचाने के लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप कर लेता है। जेनेटिक मैकेनिज़्म डेवलप कर लेता है, उसी को हम कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो पहले सिर्फ एंटीबायोटिक देकर के मरीजों की जान बचाई जा रही थी, लेकिन अब 80% एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे में क्या हम मरीज को बचा पाएँगे? बहुत ज़रूरी सवाल है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। एक डाटा को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2019 का डाटा है प्री कोविड का और वो ये कहता है कि लगभग 1 मिलियन डेथ पर ईयर एनुअली जो है पर ईयर एनुअली पूरे वर्ल्ड में हो रही है केवल इस रेजिस्टेंस की वजह से। ऐसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। और ये डाटा मैं मानता हूँ रॉ डाटा है। 1 मिलियन तो वो डाटा है जो डाटा दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा वो और ज़्यादा होगा। तो ये ऐसा डब्ल्यूएचओ का एस्टिमेशन है और डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि अगर इसी रफ्तार से रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया, तो ये संख्या 10 मिलियन के ऊपर पहुँच जाएगी पर एनम। ईयरली ये संख्या इससे ज़्यादा पहुँच जाएगी। अगर हम देखें तो कोविड ने मुश्किल से 1 से 1.5 मिलियन डेथ की थी पूर्ण कोविड के समय में। और ये वाला जो हमारी संख्या है ये उससे बहुत ज़्यादा है। तो हम इस भयावहता को समझ सकते हैं कि ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इससे रोका कैसे जाए पर? अगर ऐसे ही चलता रहे तो बहुत खतरनाक हो जाएगा ना। लोग तो बचेंगे ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। भारत में अगर मैं भारत चूँकि हम भारत में रहते हैं, भारत जैसी कंट्री में अगर 10 बीमारियाँ हैं किसी डॉक्टर के पास, तो उसमें से 6 बीमारियाँ इन्फेक्शंस होती हैं। मतलब 2 तरीके की बीमारियाँ हैं, एक इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस बीमारी इन दोनों का डेफिनेशन बताइए थोड़ा। देखिए, इन्फेक्शियस मतलब जो किसी न किसी ऑर्गेनिल्स की वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो या पैरासाइट, वो होती हैं ऐसी बीमारियों को कहते हैं इन्फेक्शियस बीमारियाँ। एक होती है नॉन इन्फेक्शियस बीमारियाँ, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना, जैसे हमारा हार्ट की समस्या होना, जैसे डायबिटीज़ की समस्या होना, ये सब कहलाती हैं नॉन इन्फेक्शियस बीमारियाँ। हालाँकि कई बार एक-दूसरे से रिलेटेड हो जाती हैं, बट मोटी-मोटी अगर हम बात करें तो हमारे भारत में इन्फेक्शियस बीमारियाँ अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएँगे, एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास, तो उसके पास अगर 100 मरीज़ आ रहे हैं, तो 100 में से 70 के लगभग मरीज़ इन्फेक्शन के, चाहे वो कहीं का इन्फेक्शन हो, चाहे वो चेस्ट का हो, चाहे वो यूरिन का हो, पेट का हो, ब्लड का हो, कहीं न कहीं का इन्फेक्शन। तो हम इसकी इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन कैसे बचेगा? जब हमारी एंटीबायोटिक काम करेगी और एंटीबायोटिक अगर काम करनी बंद कर दी, तो हम इन इन्फेक्शंस को किस तरीके से रोक पाएँगे? क्या हम उस प्री एंटीबायोटिक एरा जिसे हम कहते थे कि कॉलेरा से गाँव के गाँव साफ हो जाते हैं, क्या हम उस प्री एंटीबायोटिक एरा से पोस्ट एंटीबायोटिक एरा में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएँगे?
तो ये चिंता का विषय है जो वर्ल्ड वाइड हर संस्था आजकल ले देख रही है और इसको हमें गंभीरता से सोचने की सर अभी आपने एंटीबायोटिक एरा की बात करी तो क्या एंटीबायोटिक एरा जो एरा है वो उसमें ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है? देखिए, अब अगर हम इस समय की बात करें तो एक मोटा-मोटा डाटा है कि 2 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। वन इज़ द कम्युनिटी का इन्फेक्शन और वन इज़ द हॉस्पिटल इन्फेक्शन। कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन कम्युनिटी में हम लोगों को घर के अंदर होते हैं उनको हम कम्युनिटी इन्फेक्शन कहते हैं और जो मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद चाहे वो किसी भी बीमारी से एडमिट हुआ हो उसके बाद कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हालांकि दोनों में रेजिस्टेंस का डाटा डिफरेंट है बट मैं पर्टिकुलरली हॉस्पिटल के इन्फेक्शन की बात अगर करूं तो हॉस्पिटल के इन्फेक्शन की स्थिति यह है कि कॉमन एंटीबायोटिक लगभग 70 से 80% तक रेजिस्टेंट हो चुकी है। कॉमन एंटीबायोटिक जैसे सेफ्ट्राइजोन, जैसे अमीकासिन, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन अमेरिका से तो लगातार दिया जा रहा था। तो हम कहीं न कहीं पता चला कि हम उसको दे रहे हैं और उसे इफ़ेक्टिव नहीं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस ओर जा रहे हैं। सर ये एंटीबायोटिक का असर क्या नवजातों के हाथ है? यस, वो भी हमारी तो पार्ट है। नवजातों के संग तो और एक मुश्किल चीज़ है। नवजात आजकल के जो हमारा जो सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारे बच्चे कम समय में पैदा हो रहे हैं। कोई 8 महीने पैदा हो जाता है, कोई 7 महीने में, कई बार आईवीएफ के ज़माने में ये वाली स्थिति और ज़्यादा हो जाती है। अब जब कम वज़न का बच्चा, कम ऐज का बच्चा पैदा होता है, तो क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है और उसको कहीं न कहीं बच्चे को एनआईसीयू में, नियोनेटल आईसीयू में लेने की ज़रूरत पड़ जाती है और नियोनेटल आईसीयू में जब लिया जाता है, वहाँ पर वो इन्फेक्शन पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि एक तो छोटा-सा है, दूसरा इम्यूनिटी उसकी डेवलप नहीं हुई है। तो उसने इन्फेक्शन पकड़ लिया। इन्फेक्शन अगर वो रेजिस्टेंट पकड़ लिया और वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो गया, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है। बच्चा ज़रा-सा है, कहीं से भी इन्फेक्शन पकड़ेगा, टोटल उसके ब्लड में चला जाता है। इसको हम कहते हैं नियोनेटल सेप्सिस और वो नियोनेटल सेप्सिस अगर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता क्या है। आप जानलेवा साबित हो सकता है? बिल्कुल जानलेवा होती है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती हैं और जो एंटीबायोटिक काम करती हैं, वो कई बार वो एंटीबायोटिक उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी वो पुरानी वाली एंटीबायोटिक थी जो। सेप्सिस की बात जो कर रहे थे आप थोड़ा-सा सेप्सिस के बारे में डिटेल में थोड़ा का बताएँ कि ताकि जो दर्शक देखें कि सेप्सिस होता क्या है? और कितना खतरनाक है? देखिए सब वैसे भी जानलेवा भी हो सकता है। जी, थोड़ा-सा। देखिए सेप्सिस मतलब ब्लड का इन्फेक्शन। जैसे जैसे हम कहते हैं यूटीआई, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जैसे निमोनिया मतलब कि लंग्स का इन्फेक्शन, ऐसे ही सेप्सिस मतलब ब्लड का इन्फेक्शन। ब्लड मतलब पूरी बॉडी, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में जा रहा है और जब वो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है तो इसका मतलब इन्फेक्शन पूरी बॉडी में जा रहा है और जब वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन जा रहा है तो अपने आप ये बात समझ में आ जाती है कि कहीं न कहीं ये ज़्यादा खतरनाक है किसी और अ, पुरानी जो एंटीबायोटिक है सर, वो काम नहीं कर रही हैं, नई आ गई हैं। तो सर ये कितना खतरनाक है सर? क्योंकि पुरानी ने काम करना बंद कर दिया, नई कंपनी बना नहीं रही है जैसे कि आप बता रहे थे। तो आगे जाके होगा क्या सर? कैसे मरीजों के लिए देखिए फ़ायदेमंद होंगे? बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो हर कोई इस बात पर चिंतित है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन सब बातों को समझ रहे हैं क्योंकि हमारी पाइपलाइन बिल्कुल ड्राई है, लगभग ड्राई है। कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही नई एंटीबायोटिक बनाने के लिए और उसको ये लग रहा है कि बैक्टीरिया तो हमने तो 20 साल लगाए एक एंटीबायोटिक बनाने में और बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर उस एंटीबायोटिक को खत्म कर दे रहा है। तो कहीं न कहीं कंपनी को ये लग रहा है कि हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और वो अरबों डॉलर हमारे खत्म हो जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया वो मरना बंद हो जाता है। तो
कहीं न कहीं कंपनीज़ उस ओर से शुष्क हो गई और वो उस एंटीबायोटिक को डेवलप करने के लिए उतना आर-एन-डी नहीं कर रही। और डेफ़िनेटली जब पुरानी एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी, नई आएँगी नहीं, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब पोस्ट एंटीबायोटिक एरा में कन्वर्ट हो जाएगी? समझने का विषय है, सोचने का विषय है और गंभीरता से लेने का विषय है। ऐसी कंडीशन में होगा क्या सर? मान लीजिए नई एंटीबायोटिक नहीं आएगी, तो क्या होगा सर? देखिए क्या-क्या होगा, तो सोचने से हमसे चलूँ कि आगे क्या होगा? हमको अगर समझ में ये आता है कि हमारा जब कोई अपना भर्ती होगा और उसे ऐसा इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हम बस यही सोच सकते हैं कि या तो ऊपर वाला उसको कुछ वो देगा या उसकी बॉडी इम्यूनिटी, क्योंकि अगर अगर उसको रेजिस्टेंट अगर अगर उसे ऐसा बग पकड़ गया जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, जो कि सभी एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रहा है, जिसे हम सुपर बग भी कहते हैं, सुपर। तो तो हम कहीं न कहीं बहुत मुश्किल में हो जाते हैं। आप इसको एक एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, अम, कोई भी इंसान एक सर्जरी कराने के लिए, एक प्रोसीजर कराने के लिए या किसी सिंपल हार्ट अटैक से वो अस्पताल में भर्ती होता है और उसकी जो बीमारी है ये वाली, ये तो सही हो जाती है और नया इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन एक पकड़ लेता है, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, सुपर बग से होता है। अल्टीमेटली एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती है और बहुत मुश्किल हो जाती है। एक सर आप एग्ज़ाम्पल बता रहे थे बंगाल वाला, जी, वो क्या केस था? एक 15-20 साल पहले की घटना है। एक एनजीओ में एक अमेरिकन काम करते थे और कैलकटा की ये घटना थी। ना उन्होंने खुद इस बारे में फ्लैट एरिया। हाँ, वो एचआईवी पे काम करते थे। तो किसी एनजीओ में एचआईवी पे काम करते थे, वहाँ के स्लम में और रेड लाइट एरिया में उनका कार्य था। कार्य करते-करते किसी दिन वो जा रहे थे, पैदल जाना होता था इस वजह से। कोई डंपर या कोई गाड़ी उनको टक्कर मार गई और टक्कर मारने के बाद उनके पैरों को एम्पुटेट करना पड़ा। वो अस्पताल में भर्ती हुए, पैर उनके कट गए और वो एम्पुटेट करना पड़ा। अब क्या हुआ? एम्पुटेट तो हो गया, वो सही भी होने लगे। एकाएक उनको बुखार ने पकड़ लिया और बुखार ने उनको ऐसा पकड़ा कि वो 3 हफ्ते तक उनको चलता रहा। लगातार एंटीबायोटिक दी जा रही हैं, लेकिन उनका बुखार ही नहीं टूट रहा और वो लगातार परेशान बने रहे। चूँकि वो अमेरिकन थे, एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, उनको फ्लाई किया गया एयर एम्बुलेंस से और वो वॉशिंगटन ले जाए गए। वहाँ पर जब उनको देखा गया तो उनको ये देखा गया किसी एक ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ने उनको पकड़ लिया है, जो कि किसी भी एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रहा और अल्टीमेटली उनको कोई नई तरीके की वहाँ पर एंटीबायोटिक लगी। फिर वहाँ पर और वो फर्दर 1 महीने के लिए भर्ती हुए और तब वो जाके सही हुए। तो आप ये सोचिए कि एम्पुटेशन की वजह से तो उन्हें बस 7 दिन रहना था हुँ। और उस इन्फेक्शन की वजह से वो 2 महीने तक उनका चलता रहा। वो मॉर्बिड भी रहे, वो परेशान भी रहे, उनका कितना पैसा भी खर्च हुआ और अल्टीमेटली जो है वो इतना बड़ा एक हॉस्पिटल का बिल होगा। तो हमें अकेले इसको इस तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसी एक इंसान को दिक्कत कर सकता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो एक पूरे सिस्टम में ये दिक्कत की बात है। आपका हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगा, हुँ। क्योंकि हॉस्पिटलाइज़ेशन बढ़ेगा। अब हॉस्पिटलाइज़ेशन बढ़ेगा तो 2 तरीके से बातें आती हैं। एक ये कि आदमी इंसान पर्सनल एक एक्सपेंसेस करता है। एक इंसान करता है थ्रू द कंपनी, जो बीमा कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस सेक्टर पे भी कितना बड़ा एक बोझ, जिस बीमारी के लिए उसे 5 दिन भर्ती रहना था, अल्टीमेटली उसे 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज़ रहना पड़ा और वो बोझ किस पर आया? वो कहीं न कहीं उस वो इकोनॉमिक बोझ पूरी कंट्री पर आता है। सर क्या लोग भी एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करते हैं? एक तो होता है सर डॉक्टर ने लिख दिया, कुछ लोग खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं जाके जैसे कि किसी मेडिकल शॉप से जाके।
और वो तो क्या करता है सीधी-सीधी एंटीबायोटिक दे देता है। तो ये कितना खतरनाक है? देखिए, आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट सा ट्रेंड हो गया है। हमें जुकाम हुआ, एंटीबायोटिक ले लो, दस्त हुआ, एंटीबायोटिक ले लो। और एंटीबायोटिक कौन देता है? आप केमिस्ट की शॉप पर जाइए, तो वो सबसे पहले आपको एक एंटीबायोटिक पकड़ा दें। डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस के डेवलप होने का। क्योंकि ज़्यादातर दस्त, ज़्यादातर जुकाम, ज़्यादातर बुखार एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट करते ही नहीं है। क्योंकि वो आइदर या तो वायरल होते हैं या किसी और वजह से। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, हर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होते। लेकिन सर ज़्यादातर तो डॉक्टर ही एंटीबायोटिक लिखते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि हर एक पर्चे में एंटीबायोटिक लिखा हुआ है अच्छी। तो वो कहीं न कहीं डॉक्टर देखिए, की और बिल्कुल आपकी बात एकदम उचित है। साधारण जनता के साथ-साथ, कम्युनिटी के साथ-साथ डॉक्टर कम्युनिटी को भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए। ओवर यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही खतरनाक। मेरे सर डॉक्टर तो ऑलरेडी पढ़ा लिखा है, पहले से जानता है मेडिकेशन के बारे में, तो उसे कौन समझाएगा सर? देखिए बिल्कुल जब जब जो हमारी मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस एक्चुअली एक एवर इवॉल्विंग साइंस है। आज से 20 साल पहले जो सही था, वो ज़रूरी नहीं कि आज सही हो। तो धीरे-धीरे हम सब समझ रहे हैं इस बात को, डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर भी लगातार ये वाली बातें हो रही हैं कि एंटीबायोटिक को हमें जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। धीरे-धीरे ये बात सब तक पहुँच रही है और मुझे लगता है कि हम इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से, संचार के माध्यम से ये चीज़ों को कर पाएँगे। सर हॉस्पिटल्स के जो लगातार मौत होती है, तो उसमें एंटी रेजिडेंस कितना वो रहने वाला है सर? अगर मैं बात करूँ ये डाटा देखें और यूजुअली अमूमन आप डाटा देखें तो बहुत सारा एक मेजर परसेंटेज हॉस्पिटलाइज्ड डेथ के लिए सेप्सिस होता है और सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कई बार हमको पता ही नहीं होता कि वो कितना रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, लेकिन ये बात तय है कि वो कहीं न कहीं वो मरीज़ एंटीबायोटिक इतनी पाने के बावजूद भी उस सेप्सिस से मर रहा है। इसका मतलब हम उनको सही में पकड़ नहीं पा रहे कि किस रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से वो हो रहा है। लेकिन हम कैसे पहचानें ये किस बहुत बहुत ज़रूरी किस मरीज को में कौन-सा इन्फेक्शन है क्या? बहुत ज़रूरी बात ये है क्योंकि इम्पोर्टेंट है पहचानना और यहाँ डायग्नोस्टिक प्ले करती है रोल। डायग्नोस्टिक में जो कल्चर टेस्टिंग है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है जो हमारी बॉडी में होने वाले किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल, फंगल इत्यादि इन्फेक्शंस को ये पकड़ती है। साथ में ये भी बताती है कि इस पे कौन-सी एंटीबायोटिक काम कर रहा है। तो जब हमारे पास एक इतना अच्छा डायग्नोस्टिक टूल मौजूद है, तो हमारे डॉक्टर्स को और हम सभी को इस टूल का उपयोग अब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि हम टारगेटेड थेरेपी दे पाएँ। अगर उस मरीज को ज़रूरत है, तो दें, उस मरीज को किस एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो वो एंटीबायोटिक दें। ऐसा नहीं हो कि हम ब्लाइंडली किसी को भी कोई एंटीबायोटिक दें। सर सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे टेस्ट कौन-से हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और कराने ही कराने चाहिए आप? अ, देखिए ये थोड़ा-सा उससे एक हटके सा सवाल है, लेकिन टेस्टिंग तो अगर मैं एक बात समझूँ, तो टेस्टिंग जितनी भी हमारी होनी चाहिए, ये ऑन रेफर होनी चाहिए। मतलब बेसिकली अननेसेसरली टेस्टिंग कराने का कोई भी उपयोग नहीं है। इसको हम एक टर्म आजकल यूज़ किया जाता है, डायग्नोस्टिक स्टुवर्डशिप। डायग्नोस्टिक स्टुवर्डशिप का मतलब ये होता है कि हम उन्हीं टेस्ट को कराएँ जिसकी हमें ज़रूरत है। अननेसेसरली टेस्ट कराना भी कभी-कभी हानिकारक होता है। तो वो टेस्ट कौन बताएगा? वो आपका डॉक्टर बताएगा। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को जाएँ और अगर आपको ज़रूरत है तो उन्हीं टेस्टों को आप कराएँ। एंटी माइक्रो बग को रोकने के लिए तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली ये जो रेजिस्टेंट बग होते हैं, सुपर बग
भी कहलाते हैं। और सुपर बग मतलब ये कि जो कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हैं। कहाँ रहते हैं? अगर हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में रहते हैं, और अगर कहीं कम्युनिटी में हैं तो कम्युनिटी के एनवायरनमेंट में रहते हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट में ये डिवाइड करते हैं और वहीं से हम इन्हें ग्रहण करते हैं और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जो मरीज है जहाँ लेटा हुआ है, वो मरीज के आस-पास का जितना एनवायरनमेंट जो कि हाथ से टच हो सके, ऐसा सारा एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इस सुपर बग को फैलने के लिए। हाथ से टच हो सके मतलब, क्योंकि उनको फैलने के लिए जो माध्यम है, वो माध्यम हमारे हाथ है। हमारे हाथ, हेल्थ केयर वर्कर के हाथ, मरीज के हाथ और मरीज के रिलेटिव के हाथ। तो हमें जो हाथों को जो इस्तेमाल है, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत लेकिन सर हाथ धुलने कैसे चाहिए इस बारे में भी आप बता रहे थे मुझे किसी का। हाथों को धोने का तरीका भी अलग तरह से होना चाहिए। है। जी। देखिए, हाथ धोने क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर इन्फेक्शन फैलने का जो मेन रीज़न होता है, वो मेन रीज़न हमारे इन्फेक्टेड हाथ होते हैं, हमारे या हेल्थ केयर वर्कर्स के हाथ। अब हेल्थ केयर वर्कर तो एक मरीज से दूसरे मरीज पर जाता है, दूसरे से तीसरे पर जाता है। पहले मरीज में इन्फेक्शन हुआ, वो पहले से दूसरे में फैला, दूसरे से तीसरे में फैला। तो एक तरीके से चेन ऑफ द इन्फेक्शन बन जाती है। अब बनती क्यों है वहाँ पर? वो बनती इस वजह से कि मरीज ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो किसी न किसी बीमारी से वहाँ पर है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है और वो उस इन्फेक्शन को तुरंत पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं? आपने सवाल पूछा है तो बेसिकली हमको अपने हाथों को साफ करने की ज़रूरत है। हर मरीज के बीच में, हर प्रोसीजर करने से पहले, क्योंकि जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कैथेटर डाल रहे हैं, जैसे हम सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं, जैसे हम जो है वो वेंटिलेटर डाल रहे हैं, वेंटिलेटर ट्यूब डाल रहे हैं। कोई भी ऐसी हमारी इन्वेसिव प्रोसीजर जिससे हम बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सावधानी में सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी क्या है? वो है हाथों को सही तरीके से धोना, जिसको हम कहते हैं हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है अल्कोहल हैंड वॉशिंग, एक होती है सोप एंड वाटर हैंड वॉशिंग। अभी पिछले कोविड के समय में हम लोगों ने हैंड वॉशिंग को खूब अच्छे से दिखा दे रहे हैं। खूब बोला गया कि अल्कोहल सैनिटाइज़र, अल्कोहल सैनिटाइज़र। तो कहीं न कहीं हम लोगों में उस समय बहुत अच्छी आदत, जिसे हम नागरिक कर्तव्य भी कह सकते हैं, ऐसा लायक हो गया। लेकिन फिर धीरे-धीरे हम उसको भूल रहे हैं शायद। लेकिन हॉस्पिटल में आज भी ये बहुत पर्टिनेंट है और हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारा हेल्थ केयर वर्कर स्टाफ हाथ धोने की आदत को बहुत अच्छे से अपनाए। और हाथ हमें कैसे धोने हैं? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट निमोनिक है सुमन के। सुमन के। सुमन मतलब सीधा, एस मतलब सीधा। सुमन में यू मतलब उल्टा, जो उल्टा हाथ का उल्टा वाला हिस्सा हमें धोना है, साफ करना है। फिर एम, एम मतलब मुट्ठी। ऐसे हमने मुट्ठी ली और मुट्ठी लेके हमने जो है इंटरलेसिंग उसकी साफ की। फिर ए, ए मतलब अ सुमन, ए मतलब अंगूठा, अंगूठा। जो ये हमारा थंब है, इस थंब को, अंगूठे को हमने ऐसे साफ किया। और फिर एन है, एन मतलब नेल। नेल भी एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं, तो नेल को हम इस तरीके से साफ करते हैं। और के मतलब कलाई, कलाई को हम साफ करते हैं। तो इस तरीके से 6 स्टेप्स में हमको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, तब वो इफेक्टिव हैंड वॉशिंग। बहुत शानदार हैंड वॉशिंग बताई था बेटी। अच्छा सर एक सवाल है कि क्या मानव शरीर की जो कोशिकाएँ हैं, क्या उससे ज़्यादा हमारे अंदर क्या बोलते हैं इसको बैक्टीरिया बैक्टीरिया से बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हैं इनफैक्ट। मैं नहीं इस संख्या को बता सकता, लेकिन अनगिनत मिलियंस में, ट्रिलियंस में हमारी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया मौजूद है।
क्या माइक्रोब्स हमारे विचारों को भी कंट्रोल कर सकता है? देखिए इस पे रिसर्च चल रही है। अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने जो है वो मुझसे कहा कि माइंड के और माइक्रोबायोटा के कनेक्शन पर एक रिसर्च करते हैं। तो ये चल रही है, एग्ज़ैक्ट मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि क्या है, बट हाँ, कहीं न कहीं माइक्रोबायोटा जो हमारा फ्रेंड फ्लोरा है, वो हमारी बॉडी की हर फंक्शनिंग में इन्वॉल्व्ड है, ऐसा माना जा रहा है। अगर सर सारे बैक्टीरियाज को मार दिया जाए या मर जाए तो इंसान के लिए कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है या लोग या इंसान मर जाएगा सर? देखिए, फ्रेंड बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने बोला, मर जाएँगे तो बिल्कुल इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर बहुत होने लगा है, ट्रांसप्लांट जिसे हम कहते हैं। ट्रांसप्लांट में बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसप्लांट में बहुत सारा बॉडी की जो इम्यूनिटी है या बॉडी की इम्यून पावर है, उस इम्यून पावर को कम किया जाता है। और जब वो इम्यून पावर कम किया और वो करने की वजह ये होती है कि जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है, वो हमारी बॉडी में एडजस्ट हो जाए। उसके अगेंस्ट जो है वो कोई बॉडी शत्रुता का व्यवहार ना करे। इम्यूनिटी कम होने पर क्या होता है कि वो ट्रांसप्लांट वाले जो मरीज होते हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो यही है कि अगर हमारा बैक्टीरिया कम हो गया तो हमारे में अदर बैक्टीरिया का क्योंकि एक एक हमारा जो वैक्यूम क्रिएट हो गया तो दूसरा तो भरेगा उसको आके और जब वो दूसरा भरेगा तो क्या होगा वो खतरनाक बैक्टीरिया हो सकता है और खतरनाक बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कर सकता है। दुनिया में सबसे खतरनाक बैक्टीरिया कौन सा? अ, हाँ, बताना बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन हाँ, ये तय है कि आज की तारीख में अगर मैं मानव दृष्टि से बात करूँ, तो मानव दृष्टि से पान ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो आजकल हो रहे हैं धीरे-धीरे, जिन्हें हम कहते हैं एसिनेटोबैक्टर, जिसे हम क्लैब्सिला, ये बैक्टीरिया आज की तारीख में दे आर द रेड फ्लैग ऑफ द सोसाइटी और हमें कहीं न कहीं इन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से बचने की ज़रूरत है। इनको इनको कैसे रोका जा सकता है, हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। इससे नुकसान? भई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया, तो हमारे पास एंटीबायोटिक ही नहीं है। एंटीबायोटिक जो है वो काम ही नहीं कर रही है। जैसे कहा जाता है जो पानी है, जो खौलता हुआ पानी है, उसके अंदर बैक्टीरिया ज़िंदा रहते हैं क्या? या मर जाते कुछ होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खौलते पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं, जिसमें जिनको हम मीज़ोफिलिक या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। बट दे आर नॉट यूजुअली कॉज़िंग द ह्यूमन इन्फेक्शन। ह्यूमन इन्फेक्शन को कॉज़ वो ही करती है जो हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। हैं? वैक्सीन जो बच्चों में लगाई जा रही है, तो क्या एंटी बैक्टीरिया की वजह से या फिर आप कह लीजिए कि एंटीबायोटिक की वजह से वो काम करना बंद कर दिया है या उतना काम कर रही है? नहीं देखिए, वैक्सीन का बिल्कुल एक अलग ही महत्व है। वैक्सीन मतलब वैक्सीन का होता है प्रिवेंटिव इफ़ेक्ट। प्रिवेंटिव इफ़ेक्ट मतलब कि वो वो वैक्सीन उस मरीज उस पर्सन को इन्फेक्शन होने ही ना दी। हुँ। उसको हम कहते हैं वैक्सीन। मतलब इट्स ए प्रिवेंटिबल फिनोमेना। जो एंटीबायोटिक है, ये जब हो जाता है, एंटीबायोटिक कभी भी प्रिवेंट नहीं करती। हुँ। आपकी या आप ये सोचिए कि मैं एंटीबायोटिक लेता रहूँ और मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तो एंटीबायोटिक का बिल्कुल अलग काम है और वैक्सीन का बिल्कुल अलग काम। आजकल लोग सर डॉक्टर से ज़्यादा केमिस्ट के पास मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। वो कितना खतरनाक? देखिए, बिल्कुल जब हम एक मैं अगर बात स्पेसिफिकली अगर एंटीबायोटिक की करूँ, तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा जिसकी वज़ह से एंटीबायोटिक मिसयूज़ हो रही है। तो कभी भी प्रयास हमको यही करना चाहिए कि हमें केमिस्ट के से ना लेके एक एक जो डॉक्टर, एक चिकित्सक है, आपका फैमिली फिजिशियन है, इनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट आपको दवाई लेनी चाहिए। अच्छा
एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रही हैं, उस स्थिति में जेनरिक मेडिसिन्स आ रही हैं, वो कितना सर इफ़ेक्टिव होंगी? देखिए, जेनेरिक मेडिसिन से हम क्या मतलब समझते हैं? जेनेरिक मेडिसिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल अलग हो गया उसका या कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। जेनेरिक और कंपनी में बस कंपनी की दवाइयों में एक डिफरेंस ये होता है कि कंपनी वाली जो दवाइयाँ हैं वो किसी कंपनी ने बनाई, एक पर्टिकुलर सेट प्रोसीजर्स के संग आई और जेनेरिक दवाइयाँ एक एक उसका अपना एक प्रोसीजर उसका एक अलग होता है। मॉलिक्यूल दोनों में सेम होता है। अगर 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 एम्पिसिलिन हम बात करें, तो एम्पिसिलिन इसमें भी होगी, उसमें भी होगी, कंपनी वाले में भी होगी। बस अंतर आता है हमारा एक तो क्वालिटी का डिफरेंस कभी-कभी आता है और कभी-कभी और प्राइसिंग का डिफरेंस होता है, जो भी होता है। बट अगर वो एम्पिसिलिन काम ही नहीं कर रहे, वो केमिकल मॉलिक्यूल हमारा काम ही नहीं कर रहा, तो वो चाहे वो जेनेरिक का हो या कंपनी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक अगर वो काम कर रही है, तो वो अगर जेनरिक की भी है, तो भी करेगी और वो कंपनी की भी है, तो भी करेगी। अब इस पे एक हमारा चर्चा हो सकती है कि कौन-सी ज़्यादा बढ़िया काम करेगी, कंपनी वाली ज़्यादा करेगी या जेनरिक ज़्यादा करेगी, तो ये बिल्कुल एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल रेजिस्टेंट हो गया है किसी बैक्टीरिया के लिए, तो वो चाहे जेनरिक का हो या कंपनी का हो, दोनों की काम नहीं करेगी। एक मॉलिक्यूल की जो बात कर रहे हैं आप, तो मॉलिक्यूल अगर ख़त्म हो गया है, कंपनियाँ बना नहीं रही हैं, तो फिर एंटीबायोटिक आएगी कहाँ से? हाँ, ये देखिए बहुत मुश्किल समय है, मुश्किल विषय है और कंपनीज़ ने जो अपना R&D बहुत कम इस ओर कर ही कहीं न कहीं ये आने वाले समय में हमारे लिए खतरनाक है और इसी वजह से सब चिंतित हैं कि यही स्थिति रही और ड्राई पाइपलाइन ही रही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता रहा, तो हम एक बहुत ही डिफरेंट एरा में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ हमारे खुद के अपने किसी बंदे को, अपने नियर एंड डियर को इन्फेक्शन होगा और हम उसे बचा नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया राज साहब, आपका हमारे शो में आने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, आपने जो आज का एपिसोड देखा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिक सुनने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी, जो आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे, तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक शेयर आपका किसी को अच्छी जानकारी दे सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ।